नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी नाम हमने बहुत बार सुना है, न्यूज़ में भी हम देखते हैं। तो आज इसके जो कंसेप्ट है इसको हम क्लियर करेंगे। तो आज के लेक्चर का प्रारूप क्या रहेगा, क्या क्या पढ़ेंगे आज हम। सबसे पहले देखेंगे हम जीडीपी का महत्व, कि हम जीडीपी का उपयोग क्यों करते हैं। फिर देखेंगे जीडीपी की परिभाषा, फिर जीडीपी की गणना। इसमें हम दो ही चीज़ों को देखेंगे आज, कि इसकी गणना कौन करता है और 2015 में इसकी गणना करने में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, वो परिवर्तन कौन से हैं। इसके बाद हम देखेंगे जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडिशन, सकल मूल्य वर्धन। तो ये अपने आज के टॉपिक रहने वाले हैं। शुरुआत करते हैं जीडीपी के महत्व से। जीडीपी का महत्व, कि हम जीडीपी को क्यों प्रयोग में लाते हैं। देखिए, कोई भी देश होता है उसकी एक अर्थव्यवस्था होती है। तो उस अर्थव्यवस्था का निष्पादन मापने के लिए, उस अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए कि जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी प्रभावी है, उससे हमें क्या परिणाम मिल रहे हैं, इसके लिए कुछ संकेतक बनाए गए हैं जिससे हम अर्थव्यवस्था का निष्पादन माप सकते हैं। ये संकेतक दो प्रकार के हैं, एक होता है सामाजिक संकेतक, एक होता है आर्थिक संकेतक। सामाजिक संकेतक में आते हैं जैसे मानव विकास सूचकांक हो गया, वैश्विक खुशहाली सूचकांक हो गया, वैश्विक भूखमरी सूचकांक हो गया। तो जो सामाजिक सूचकांक है ये उस अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों की जीवन की गुणवत्ता को दर्शाते हैं। दूसरे होते हैं आर्थिक सूचकांक, जैसे जीडीपी हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया, प्रति व्यक्ति आय हो गया, बचत हो गई, निवेश हो गया। ये उसके आर्थिक निष्पादन को दर्शाते हैं। इसी आर्थिक निष्पादन को दर्शाने में जो जीडीपी है उसका सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसको हम थोड़ा सा लिखते हैं। जीडीपी का महत्व, कि किसी भी अर्थव्यवस्था के निष्पादन को मापने के सूचकांक होते हैं। कितने सूचकांक होते हैं? दो। एक को बोलते हैं सामाजिक सूचकांक और दूसरे को क्या बोलते हैं? आर्थिक सूचकांक। सामाजिक सूचकांक में जैसे हो गया मानव विकास सूचकांक, जैसे हो गया खुशहाली सूचकांक, जैसे हो गया भूखमरी सूचकांक। आदि। आर्थिक सूचकांक में जीडीपी हो गई, नेशनल इनकम हो गई, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय हो गई, आदि। अब आर्थिक सूचकांक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? जीडीपी है। किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक निष्पादन के मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग करते हैं? जीडीपी का उपयोग करते हैं। तो अब आर्थिक मूल्यांकन के लिए जीडीपी का उपयोग किस प्रकार से करते हैं, थोड़ा ये भी देख लेते हैं। तो ये तीन प्रकार से जीडीपी के द्वारा किसी भी अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन किया जाता है। जीडीपी द्वारा अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि अगर हमें किसी अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करना है तो जीडीपी के माध्यम से हमें उसका अच्छा मूल्यांकन कर सकते हैं। पहला प्रकार क्या है? मान लीजिए दो देश हैं, तीन देश हैं, जितने भी देश हैं उनकी अर्थव्यवस्थाएं समान हैं, पूंजीवादी है, समाजवादी है, मिश्रित है, ठीक है, भौगोलिकता एक प्रकार की है। तो उसमें क्या है, उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना है हमें।
तो उसमें जीडीपी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे ब्रिक्स देश हो गए, तो साउथ एशियन के ब्रिक्स देश का संगठन है, उसमें अगर देशों की सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना है तो हमें सभी देशों की जीडीपी का पता करेंगे और उसमें जो दूसरे मूल्यांकन के फैक्टर हैं उनको देखते हुए हम मूल्यांकन करते हैं। दूसरा हो गया, किसी एक ही देश की अर्थव्यवस्था है, उसका विभिन्न समयांतरालों में, विभिन्न टाइमिंग में हम अर्थव्यवस्था कैसा प्रदर्शन कर रही थी उसका अध्ययन करना है, तो हम जीडीपी को देखेंगे। और तीसरा हो गया कि सरकार द्वारा कोई नीति लाई गई या कोई सुधार का कदम उठाया गया, कोई कार्यक्रम प्रोग्राम चलाया गया, उससे क्या प्रभाव पड़ा देश की अर्थव्यवस्था पर, उससे पहले अर्थव्यवस्था का स्तर क्या था, उसके बाद में अर्थव्यवस्था का स्तर क्या हुआ है, उसका मूल्यांकन के लिए भी हम जीडीपी का प्रयोग करते हैं। तो 3 प्रकार से करते हैं। पहला प्रकार क्या होगा, एक समान अर्थव्यवस्था वाले देशों की अर्थव्यवस्थाओं का तुलनात्मक, ठीक है, जैसे क्या हो गया, ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन हो गया। दूसरा, एक ही अर्थव्यवस्था का विभिन्न समयांतरालों में तुलनात्मक अध्ययन। जैसे हमारे देश में 1991 में एलपीजी सुधार लाए गए थे, तो उससे पहले अर्थव्यवस्था किस प्रकार से कार्य कर रही थी और उसके बाद में अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की वृद्धि देखी गई, इसके लिए हम जीडीपी का प्रयोग करते हैं। जैसे हो गया एलपीजी सुधारों से पहले एवं बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन हो गया। ठीक है, और तीसरा हो गया कि जैसे मान लो आज़ादी के बाद से अब तक बहुत सारे सुधार के कदम उठाए गए हैं, हरित क्रांति भी हुई है, तो उसमें किस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था ने परफॉर्मेंस दी है। विभिन्न सुधार के कदमों और नीतियों का मूल्यांकन। अब जैसे जीएसटी लगाया गया था, तो जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, जीएसटी जो रिफॉर्म्स किए गए हैं उनका मूल्यांकन कर सकते हैं, इसलिए हम जीडीपी का प्रयोग करते हैं। ये हो गया जीडीपी का महत्व। अब हम देखते हैं कि जीडीपी होती क्या है, जीडीपी की परिभाषा क्या है। जीडीपी की परिभाषा, तो ध्यान से सुनना, जीडीपी की परिभाषा 2 बार बताऊंगा, 1 बार लिखवाऊंगा, उसके बाद हम इसका एनालिसिस करेंगे। जीडीपी किसको कहते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था के एक वित्तीय वर्ष में उस देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। दोबारा बता देता हूं, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उस देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। ठीक है, इसमें कुछ टर्म्स हैं वो हम आगे समझेंगे, पहले इसको थोड़ा लिखते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उस देश की घरेलू सीमा
के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ कंसेप्ट आए हैं, जैसे एक वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष क्या होता है? उस देश की घरेलू सीमा के भीतर, घरेलू सीमा क्या है? उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा। अंतिम वस्तु और सेवा किसे बोलते हैं? और उनका मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। ठीक है, ये परिभाषा है। तो अब हम इन चार जो कीवर्ड हैं इनको समझते हैं, ये क्या चीज़ है। सबसे पहले समझते हैं वित्तीय वर्ष क्या होता है। हालांकि वित्तीय वर्ष तो जो आरएस की तैयारी कर रहे हों उनको सभी को पता है। दो प्रकार के वर्ष होते हैं, एक होता है कैलेंडर वर्ष, दूसरा होता है वित्तीय वर्ष। कैलेंडर वर्ष शुरू होता है 1 जनवरी से, खत्म होता है 31 दिसंबर पर। जैसे 1 जनवरी 2025, 31 दिसंबर 2025 को कैलेंडर वर्ष खत्म हो गया। दूसरा होता है वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर। ये शुरू होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च अगले साल। जैसे 2025-26 जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ है और 31 मार्च 2026 को ख़त्म होगा। ये होता है वित्तीय वर्ष। लिख लेते हैं थोड़ा सा। कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी 25 से 31 दिसंबर 25। ठीक है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 तक, ये 2025-26 वित्तीय वर्ष है। ठीक है। 1996 से जीडीपी की गणना है वो तिमाही आधार पर की जा रही है, 3-3 महीनों की एक साथ, और क्वार्टरली उनका ग्रोथ रेट दिया जाता है। तो एक साल में कितने क्वार्टर हो गए? 4। क्वार्टर 1, 2, 3 और 4। क्वार्टर 1 में आता है 1 अप्रैल से 30 जून तक। क्वार्टर 2 में आएगा 1 जुलाई से 30 सितंबर तक। क्वार्टर 3 में आएगा 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक। क्वार्टर 4 होगा 1 जनवरी से 31 मार्च तक। इस प्रकार तिमाही आधार पर हमारी जीडीपी की गणना है वो की जाती है। तो ये हो गया वित्तीय वर्ष। कब से की जा रही है? 1996 से। वित्तीय वर्ष के बाद में है घरेलू सीमा। घरेलू सीमा क्या होती है किसी देश की? घरेलू सीमा, अब किसी भी देश की दो प्रकार की सीमा होती है, एक होती है भौगोलिक सीमा, एक होती है घरेलू सीमा। भौगोलिक सीमा यानी उसके बॉर्डर के अंदर जो उसका भाग है वो भौगोलिक सीमा होती है। घरेलू सीमा क्या होती है? घरेलू सीमा में भौगोलिक सीमा आती है, भौगोलिक सीमा प्लस में समुद्री सीमा आती है जो 200 नॉटिकल माइल्स तक होती है, प्लस में विदेशों में स्थित दूतावास, विदेशों में स्थित दूतावास, प्लस में विदेशों में स्थित सैन्य अड्डे, विदेशों में स्थित सैन्य अड्डे। भौगोलिक सीमा आ गई, समुद्री सीमा 200 नॉटिकल माइल्स तक आएगी। तो विदेशों में दूतावास स्थित होते हैं वो भी घरेलू सीमा में ही आते हैं। दूतावास की क्या अवधारणा है कि अगर मान लीजिए ए देश है, उसका दूतावास है बी देश में, तो बी देश में जिस जगह पर उसका दूतावास बना हुआ है ए देश का, वो जगह बी देश की नहीं है, वो ए की ही है। जैसे भारत का दूतावास है अमेरिका में, तो अमेरिका में जिस भूमि पर भारत का दूतावास बना हुआ है वो भूमि अमेरिका की नहीं है, वो भूमि किसकी है? भारत की है। वो भारत की घरेलू सीमा में समाहित की जाती है। इसी प्रकार अगर अमेरिका का दूतावास कहाँ है? भारत में है,
तो जिस जगह पर अमेरिका का दूतावास बना हुआ है वो जगह किसकी है? अमेरिका की है, भारत की नहीं है। तो जो दूसरे विदेशों में हमारे दूतावास होते हैं वो भी हमारी घरेलू सीमा में इंक्लूड होते हैं। वहाँ पर अगर किसी वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा होता है, वस्तु का तो जनरली नहीं होता है, सेवा का उत्पादन होता है, तो उसे हम हमारे देश की जीडीपी में जोड़ते हैं। इसी प्रकार जो विदेशों में स्थित सैन्य अड्डे हैं वो भी हमारे देश की घरेलू सीमा में ही गिने जाते हैं। ये हो गई घरेलू सीमा। तो जीडीपी एक भौगोलिक अवधारणा है। जीडीपी क्या है? भौगोलिक अवधारणा है। अवधारणा कैसे है भौगोलिक? क्योंकि ये हमारे घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य होता है। अब हमारी घरेलू सीमा में चाहे उसका उत्पादन कोई कर रहा हो, चाहे हमारे देश का नागरिक कर रहा हो या कोई विदेशी कर रहा हो, चाहे हमारे देश की भारतीय कंपनी उत्पादन कर रही हो या कोई विदेशी कंपनी उत्पादन कर रही हो, सारा जो कुछ हमारे देश की घरेलू सीमा में उत्पादित होगा वो जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है, तो कौन कौन? चाहे भारतीय व्यक्ति, चाहे भारतीय कंपनी, चाहे विदेशी व्यक्ति, चाहे विदेशी कंपनी, कोई भी उत्पादन भारत की घरेलू सीमा में होगा, भारत की जीडीपी में काउंट होगा। इसीलिए जो भारत का निर्यात है वो हम किस में? जीडीपी में काउंट करते हैं। लेकिन जो भारत आयात करता है वो जीडीपी में काउंट नहीं होती है, क्योंकि उसका उत्पादन कहाँ हुआ है? भारत की घरेलू सीमा से बाहर हुआ है, इसीलिए हम उसका आयात कर रहे हैं। तो आयात कभी भी जीडीपी में काउंट नहीं होता है, निर्यात अवश्य रूप से जीडीपी में काउंट होता है। जीडीपी एक भौगोलिक अवधारणा है और घरेलू सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। घरेलू सीमा आ गई। अब देखते हैं अंतिम वस्तु और सेवा क्या होती है। अंतिम वस्तु देखनी है अब हमें। अंतिम वस्तु क्या है? तो वस्तु 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3। पहली होती है मध्यवर्ती वस्तु, दूसरी होती है पुरानी वस्तु और तीसरी होती है अंतिम वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है? मध्यवर्ती वस्तु वो वस्तु होती है जिसका मूल्यवर्धन करके, जिसको प्रोसेस करके उससे कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है। जैसे गन्ना है, गन्ने से चीनी बनाई जाती है, तो यहाँ पर गन्ना क्या है? मध्यवर्ती वस्तु है। चीनी है, चीनी से अगर रसगुल्ला बना रहे हैं हम, छेना बना रहे हैं, तो यहाँ पर चीनी क्या हो गई? एक मध्यवर्ती वस्तु के रूप में है। तो मध्यवर्ती वस्तु है वो एक तरह से कच्चा माल के रूप में प्रयोग की जाती है और इससे दूसरी वस्तु बनाई जाती है। जैसे गन्ना से हमने क्या बनाया? चीनी बनाया, तो गन्ना यहाँ पर मध्यवर्ती वस्तु है। चीनी, चीनी से हमने क्या बनाया? रसगुल्ला बनाया, तो यहाँ पर चीनी क्या हो गई? मध्यवर्ती वस्तु हो गई। मध्यवर्ती वस्तु की गणना है वो जीडीपी में नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि यह दोहरी गणना को बढ़ावा देता है। दोहरी गणना को बढ़ावा देता है, इसलिए इसका जीडीपी में हम काउंट नहीं करते। कैसे देता है? क्योंकि गन्ना है, गन्ने से चीनी बन गई। अब चीनी बन गई तो गन्ने का जो मूल्य है उसका कोई मतलब नहीं रह गया। चीनी है, चीनी से क्या बना दिया? रसगुल्ला बना दिया। अब यहाँ पर आप रसगुल्ले का भी मौद्रिक मूल्य काउंट कर रहे हो, चीनी का भी कर रहे हो, तो वो दोहरी गणना हो गई, क्योंकि चीनी कहाँ जा रही है? रसगुल्ले में तो जा रही है। तो ये दोहरी गणना को बढ़ावा देता है, इसलिए मध्यवर्ती वस्तु की गणना है वो जीडीपी में नहीं करते हैं। दूसरी है पुरानी वस्तु। पुरानी वस्तु वो वस्तु होती है जिसका बाजार में दोबारा हम विक्रय करते हैं। बाजार में दोबारा विक्रय किया जाता है। वो भी क्या करती है? वो भी दोहरी गणना को बढ़ाती है। ठीक है, अब कोई कार है, उसको एक बार खरीद लिया 7 लाख में, अब उसी कार को उसका मालिक दोबारा कहीं 3 लाख में बेच दे रहा है, तो वो कार तो एक बार खरीदी गई ना। अब ऐसा थोड़ी है कि वो 10 लाख का हो जाएगा उत्पाद, वो तो 7 लाख एक बार काउंट हो गया, बार बार उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये भी हम जीडीपी में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। जीडीपी में किसका प्रयोग करते हैं? अंतिम वस्तु का मौद्रिक मूल्य। अंतिम वस्तु क्या होती है?
अंतिम वस्तु वो होती है जिसमें और मूल्यवर्धन ना किया गया हो, मूल्यवर्धन न किया जा सके। दूसरा, जिसको सीधा सीधा उपभोग किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, जिसे सीधा उपभोग किया जाए। और तीसरी चीज क्या होती है अंतिम वस्तु की, जिसका बाजार मूल्य हो, जिसका बाजार मूल्य हो, ठीक है, उसको हम अंतिम वस्तु बोलते हैं और इसी को हम जीडीपी में काउंट करते हैं, इन्हीं के बाजार मूल्य को। जीडीपी की गणना बाजार मूल्य में ही की जाती है। तो ये हो गई अंतिम वस्तु। मूल्यवर्धन आपको पता ही है, जैसे गन्ने से चीनी बनाया, गन्ना 10 रुपये का था, चीनी बन गई 40 रुपये की, तो 30 रुपये का यहाँ पर क्या हो गया, मूल्यवर्धन हो गया। ठीक है, अब है अंतिम वस्तु का मौद्रिक मूल्य क्या होता है। मौद्रिक मूल्य है यानी मॉनेटरी प्राइस। CARY, ये बाजार मूल्य ही होता है। ठीक है, जीडीपी की गणना है वो बाजार मूल्य में की जाती है। बाजार मूल्य आपको पता ही है क्या कहलाता है, कारक लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। बाजार मूल्य क्या होता है, याद होगा आपको, कारक लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। ये चीज़ें आपको याद रखने हैं। ये फॉर्मूला जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तब ये बहुत काम आएंगे। इससे एक सवाल पूछा भी गया है फॉर्मूले के आधार पर, RS परी में 2021 में पूछा गया है, शायद 18 या 21 में। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, इसी को हम मौद्रिक मूल्य बोलते हैं। अब करते हैं हम जीडीपी की गणना। जीडीपी की गणना करी किसके द्वारा जाती है? जीडीपी की गणना करता कौन है? जीडीपी की गणना ये की जाती है मोस्पी के द्वारा। मोस्पी क्या चीज़ है? मोस्पी एक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। परिभाषा लिखा दूं, फुल फॉर्म, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ देखिए तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इस मंत्रालय के द्वारा जीडीपी की गणना की जाती है। मंत्रालय ये हो गया, तो कौन सा विभाग गणना करते हैं? मंत्रालय के अंडर में क्या आता है? विभाग। तो इसका जो सांख्यिकी विभाग है इसके द्वारा गणना की जाएगी। अब विभाग के अंडर में क्या आएगा? विभाग के अंडर में आता है कोई कार्यालय, ऑफिस, तो वो होता है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसके द्वारा ही जीडीपी की गणना है वो की जाती है। तो प्रश्न आ सकता है कि जीडीपी की गणना कौन से मंत्रालय द्वारा की जाती है? तो बता देना है मोस्पी के द्वारा, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा। कौन से विभाग द्वारा? सांख्यिकी विभाग द्वारा। कौन से कार्यालय द्वारा? NSO के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा। कब से की जा रही है ये गणना? इसके द्वारा की जा रही है 2019 से। तो 2019 से पहले कौन करता था? तो NSO है वो, 2 ऑफिसेस को मिला के NSO बनाया गया है। थोड़ा इसको देख लेते हैं हम। NSO कब बना? 2019 में। इससे पहले
2 ऑफिसेस थे, इसमें से एक का नाम था CSO और दूसरा था NSSO। CSO मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। कब बना था? 1951 में। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, ठीक है। ये 2 थे। ये कब बना था? ये बना था 1950 में। CSO का मुख्यालय कहाँ था? दिल्ली में था। NSSO का मुख्यालय कोलकाता में। CSO का जो क्षेत्रीय मुख्यालय था ये कहाँ था? कोलकाता में था। और जो NSSO का क्षेत्रीय मुख्यालय क्या था? दिल्ली में था। एक दूसरे के उल्टे थे ये। CSO क्या देखता था? CSO देखता था मुद्रास्फीति, GDP, राष्ट्रीय आय, ये सब चीज़ें। मुद्रास्फीति देखता था, इसकी मतलब गणना करता था। GDP देखता था, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, जिसको क्या बोलते हैं? IIP। इसके अलावा नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये सारी चीज़ें CSO देखता था। NSSO क्या देखता था? NSSO देखता था, सर्वे करता था ये किसके? गरीबी के, बेरोजगारी के, ठीक है, कृषि जोतों के, असंगठित क्षेत्र हो गए, इन सब के कार्य NSO के द्वारा किए जाते थे। 2019 में दोनों को मिला करके CSO और NSSO को NSO बना दिया गया। अब ये सारे कार्य NSO के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन रोजगार की गणना किसके द्वारा की जाती है देश में? जो रोजगार की गणना है, बेरोजगारी की NSSO करता था, अभी NSO करता है, लेकिन रोजगार की गणना है वो श्रम मंत्रालय के द्वारा की जाती है, ठीक है, ये याद रख लेना है। तो ये हो गया GDP की गणना किसके द्वारा की जाती है? MOSPI के द्वारा। अब GDP की गणना में हमें एक आधार वर्ष लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है? कि अब जैसे हमारी 2025-26 की GDP की गणना करनी है, तो उसमें ग्रोथ कितनी हुई ये देखने के लिए हमें कोई पहले का वर्ष चुनना होगा, फिर उसके संदर्भ में हम बताएंगे कि हमारी इतनी ग्रोथ हो गई है। तो जो वर्ष पहले हम चुन करके रखते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? आधार वर्ष बोलते हैं। क्या हो गया? आधार वर्ष। आधार वर्ष वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? 2011-12 है, लेकिन अभी इसको 2022-23 करने वाले हैं अगले साल से। 27 फरवरी 2026 में 2022-23 के आंकड़े हैं वो जारी किए जाएंगे। फिर जो GDP की ग्रोथ हमें गणना करेंगे वो 2022-23 को आधार वर्ष मानकर करेंगे। लेकिन अभी क्या है? अभी 2011-12 ही चल रहा है। इसकी एक समिति है जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सलाहकार समिति। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सलाहकार समिति। वो क्या करेगी? ये सिफारिश की है और इसके आंकड़े हैं वो प्रस्तुत करवाएगी। तो अभी कितना है? अभी 2011-12 ही है। अब किसी भी वर्ष को अगर हमें आधार वर्ष मानना है तो उसके लिए कुछ शर्तें होती है। उसके लिए उस वर्ष को 3 शर्तें फॉलो करनी जरूरी है। पहली शर्त क्या है? कि वह वर्ष सामान्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस वर्ष में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हुए हों। जैसे 2008 में क्या था? मंदी थी बिल्कुल, तो उसको हम आधार वर्ष नहीं बना सकते।
क्योंकि वो सामान्य नहीं था। 2020 में क्या था, कोरोना आ गया था, अर्थव्यवस्था एकदम डाउन आ गई थी, उसको भी हम आधार वर्ष नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम उसके संदर्भ में आज की तुलना करेंगे तो हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट कितनी चली जाएगी, 20%, 24%, 25% चली जाएगी, जो सामान्यतः क्या है, कोई भी संदर्भित मूल्य नहीं है। इसलिए वह वर्ष सामान्य होना चाहिए, वह वर्ष सामान्य हो। दूसरा, उस वित्तीय वर्ष के समष्टि अर्थशास्त्र के सारे आंकड़े उपलब्ध होने चाहिए। समष्टि अर्थशास्त्र का पता ही आपको, मुद्रास्फीति हो गया, ठीक है, नेशनल इनकम हो गया, पीसीआई पर कैपिटा इनकम हो, ये सारे आंकड़े उपलब्ध होने चाहिए। उस वर्ष के समष्टि अर्थशास्त्र के सारे आंकड़े उपलब्ध होने चाहिए। तीसरी बात, तीसरा है कि वह वर्ष ना तो ज़्यादा पुराना होना चाहिए और ना ही एकदम नया होना चाहिए। ज़्यादा पुराना ले लेंगे, अब मान लीजिए हमने ले लिया कोई वर्ष, जैसे 1985 ले लिया, जो सामान्य वर्ष है, ठीक है, उसके हमारे पास आंकड़े भी है, लेकिन वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा पुराना है, उसको नहीं ले सकते। नया नहीं ले सकते एकदम, ठीक है, उसमें क्योंकि ग्रोथ रेट कुछ निकल के आएगी नहीं, तो वो ना तो ज़्यादा पुराना हो और ना एकदम नया हो। वह ना तो ज़्यादा पुराना हो और ना ही एकदम नया हो। उस वर्ष को हम आदर्श वर्ष मानेंगे जो ये तीनों रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। इसीलिए 2022-23 को आधार वर्ष बना दिया जाएगा अगले साल से, ठीक है। तो ये हो गया आधार वर्ष। अब जीडीपी की गणना है वो दो मूल्यों में की जाती है। जीडीपी की गणना कितने मूल्यों में की जाती है? दो मूल्यों में। कौन से? पहला होता है आधार वर्ष के मूल्य में, यानी 2011-12। अब जैसे 2025-26 की हमें जीडीपी की गणना करनी है, तो जितना उत्पादन हुआ उसमें हम मूल्य क्या लगाएंगे, प्राइस रेट क्या लगाएंगे, जो 2011-12 में था वो चेक करेंगे। फिर 2025-26 के अनुसार करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, चालू मूल्य, मतलब वर्तमान वर्ष में, वर्तमान वर्ष के मूल्य में, वर्तमान वर्ष के मूल्य में, यानी 2025-26। आधार वर्ष वाली को बोलते हैं स्थिर मूल्य में जीडीपी, स्थिर मूल्य में जीडीपी, और इसको बोलते हैं चालू मूल्य में जीडीपी, चालू मूल्य में जीडीपी। अंग्रेजी में बोलेंगे इसको जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, और इसको बोलेंगे जीडीपी एट करंट प्राइस, ठीक है। जो स्थिर मूल्य वाली होती है इसको बोलते हैं वास्तविक जीडीपी, वास्तविक जीडीपी यानी रियल जीडीपी। और जो चालू मूल्य वाली होती है इसको बोलते हैं मौद्रिक जीडीपी, अंग्रेजी में बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। तो अब वास्तविक जीडीपी हो गई और मौद्रिक जीडीपी हो गई। आप सोच के देखिए कि कौन सी जीडीपी ज़्यादा होगी। मान लीजिए 100 किलो गेहूँ 2011 में हो रहा था, 100 किलो गेहूँ ही 2025-26 में हो रहा है, तो जीडीपी कौन सी ज़्यादा होगी? जीडीपी ज़्यादा होगी जो मौद्रिक जीडीपी है, क्योंकि 2011-12 में गेहूं का मूल्य था 1000 रुपये और 2025-26 में है मूल्य 2500 रुपये। तो ये मौद्रिक जीडीपी है, वो वास्तविक जीडीपी से हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये हमें याद रखना है। अच्छी जीडीपी कौन सी होगी? जब हमारी वास्तविक जीडीपी में बढ़ोतरी हो रही हो। तो अब जो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया बना है वो कौन सी जीडीपी में बना है? वास्तविक जीडीपी में बना है या मौद्रिक जीडीपी में?
वो बना है मौद्रिक जीडीपी में, 4 से 4.3 ट्रिलियन डॉलर के बीच में बन गई है। और ये मौद्रिक जीडीपी में भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। अब अगर वास्तविक जीडीपी में ग्रोथ होती है तो इसका मतलब क्या है कि आपका उत्पादन बढ़ा है, क्योंकि रेट कौन से लग रहे हैं, आधार वर्ष वाले, तो ये अच्छी है। लेकिन अगर मौद्रिक जीडीपी में बढ़ोतरी होती है तो ज़रूरी नहीं है कि उत्पादन बढ़ा हो। पता चला उत्पादन उतना ही है लेकिन रेट बढ़ गए, उसके रेट बढ़ गए तो अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य लेते हैं हम, तो रेट बढ़ने से भी मौद्रिक जीडीपी बढ़ जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें उत्पादन हुआ हो। तो इस प्रकार से मौद्रिक जीडीपी अगर केवल रेट बढ़े हैं तो अच्छी नहीं है, उत्पादन बढ़ेगा तो ही अच्छी होगी। लेकिन वास्तविक जीडीपी है वो बढ़ी है तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में ही है। तो 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बना है मौद्रिक जीडीपी के अनुसार। 4 कौन सी है, पहली यूएसए, फिर आता है चीन, फिर आता है जापान, जर्मनी और फिर आता है भारत। भारत के बाद में ब्रिटेन को पीछे हमने छोड़ा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अर्थव्यवस्था। अब अगर हम मौद्रिक जीडीपी में से वास्तविक जीडीपी को घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, मौद्रिक जीडीपी माइनस वास्तविक जीडीपी, तो निकल के आएगी मुद्रास्फीति। ठीक है, ये हम आगे मुद्रास्फीति है वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हो गई जीडीपी की गणना। अब एक होता है जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी अस्फीतिक, जीडीपी अस्फीतिक, जिसको जीडीपी डिफ्लेटर भी बोलते हैं। ये कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं मौद्रिक जीडीपी बटे वास्तविक जीडीपी और गुणा में 100, तो क्या निकल जाएगा, जीडीपी अस्फीति। ये जीडीपी पर मुद्रास्फीति का प्रभाव है वो दूर करता है। ठीक है, पता चलता है मुद्रास्फीति कितनी हुई है। अब ये हो गया अपना कंप्लीट। अब हमें देखना है कि 2015 में जो जीडीपी की गणना होती थी 2015 से पहले और 2015 के बाद, उसमें क्या परिवर्तन किए गए हैं। 2015 में जीडीपी की गणना में किए गए परिवर्तन देख लेते हैं। सबसे पहले तो 2015 में आधार वर्ष ही चेंज किया गया था। 2015 से पहले आधार वर्ष क्या था, 2004-5 था। आधार 2004-5 था, इसको क्या किया गया 2011-12। ठीक है, आधार वर्ष चेंज हुआ। दूसरा, इससे पहले जीडीपी की गणना केवल कारक लागत में की जाती थी, अब किस में की जा रही है, बाजार मूल्य में। 2000 पहले से किस में की जाती थी जीडीपी की गणना, कारक लागत में। अब किस में की जा रही है जीडीपी की, बाजार मूल्य में। तो जीडीपी की गणना अगर कारक लागत में होगी और जीडीपी की गणना बाजार मूल्य में होगी तो ज़्यादा जीडीपी कौन सी होगी, बाजार मूल्य वाली, क्योंकि उसमें कर जुड़े हैं। सब्सिडी घटती है लेकिन सब्सिडी इतनी ज़्यादा नहीं दी जाती है चीज़ों पर, कुछ गिने चुने उत्पादों पर ही सब्सिडी दी जाती है। तो जीडीपी कारक लागत में की जाती थी, अब जीडीपी बाजार मूल्य में निकाली जाती है। तीसरा, पहले जीडीपी की गणना में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का प्रयोग नहीं किया जाता था। एक है अंतर्राष्ट्रीय मानक, जिसको बोलते हैं SNA पद्धति, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट। ये UN के द्वारा 1992 में लाई गई थी। 2008 में इसमें संशोधन किया गया, तो उसके बाद सारे जो यूनाइटेड नेशन स्टेट थे उन्होंने इसको ग्रहण किया। भारत ने 2015 में
इसको ग्रहण किया और इसके आधार पर जीडीपी की गणना करनी शुरू कर दी। चौथा क्या है? चौथा है कि 2015 से पहले सिर्फ जीडीपी की गणना की जाती थी, केवल जीडीपी की गणना होती थी, जीवीए की गणना नहीं होती थी। लेकिन 2015 के बाद जीडीपी की भी गणना होती है और जीवीए की भी गणना की जाती है। तो ये हुए 2015 में मुख्य रूप से परिवर्तन। अब हम थोड़ा सा जीवीए को देखते हैं, ग्रोस वैल्यू एडिशन, सकल मूल्य वर्धन, जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडिशन, सकल मूल्य वर्धन। ये क्या चीज है? मूल्यवर्धन निकालने के लिए हमें क्या करना है? अंतिम वस्तु के मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य घटा देना है। अंतिम वस्तु का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? जीवीए प्राप्त हो जाएगा। जैसे वही गन्ना और चीनी वाला उदाहरण है, गन्ना 10, चीनी 30, मूल्यवर्धन कितना प्राप्त हो गया? 20 रुपये प्राप्त हो गया। अब देखते हैं सकल मूल्यवर्धन क्या होता है। सकल मूल्यवर्धन है जब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्रों के मूल्यवर्धन को जोड़ दिया जाता है, वो सकल मूल्यवर्धन कहलाता है। किनको? जब प्राथमिक प्लस द्वितीयक प्लस तृतीयक क्षेत्रों का मूल्यवर्धन। ये किस प्रकार से होता है ये देखते हैं। मान लीजिए 3 चीज है, गेहूं है, आटा है और ब्रेड है। में हम देखते हैं मूल्यवर्धन। मूल्यवर्धन है कुल मूल्य, कुल मूल्य। यहाँ पर मध्यवर्ती, गेहूं कितने रुपए की है? 10 रुपए की है, आटा 20 रुपए का, ब्रेड 50 रुपए की। अब इनमें मध्यवर्ती वस्तुएं क्या क्या है? गेहूं में कोई मध्यवर्ती वस्तु है? कोई वस्तु नहीं है, तो 0 रुपए की। आटे में गेहूं मध्यवर्ती है तो 10 रुपये। ब्रेड में आटा मध्यवर्ती है तो कितना हो जाएगा? 20 रुपये। ठीक है, अब हम कुल मूल्य देखते हैं। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, तीनों को जोड़ें कितने हो जाएंगे? 80 रुपये हो गए। मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य जोड़ेंगे तो 10 रुपये और 20 रुपये कितने हो गए? 30 रुपये हो गए। अब हम निकालते हैं इनका मूल्य वर्धन। 10 रुपये में मूल्यवर्धन क्या हुआ? 10 रुपये हुआ। इसमें कितना हुआ? 10 रुपये हुआ। इसमें मूल्यवर्धन कितना हुआ? 30 रुपये हो गया। 20 का आटा था, 50 की ब्रेड बनी तो मूल्यवर्धन 30 रुपये। अब जब हम इस टोटल मूल्यवर्धन को जोड़ेंगे तो 30 और 10 40 और 10 50 रुपये आ गए। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये भी कितना है मूल्यवर्धन? 50 रुपये निकल के आ रहा है। ये भी टोटल देखेंगे तो मूल्यवर्धन कितना निकल के आ रहा है? 50 रुपये आ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि मूल्यवर्धन से गणना क्या है? एकदम सटीक होती है। दोहरी गणना की संभावना क्या हो जाती है? खत्म हो जाता है। इसीलिए जो जीवीए से हम जीडीपी निकालते हैं वो बहुत ज़्यादा शुद्ध जीडीपी होती है, उसमें कोई दोहरी गणना नहीं होती। लेकिन बाजार मूल्य पर हम जब जीडीपी निकालते हैं तो उसमें दोहरी गणना की संभावना रहती है। तो ये तीनों मिला के क्या हो जाएगा? सकल मूल्यवर्धन। ठीक है, यही मूल्यवर्धन है। अब हम 2 चीज़ें और पढ़ते हैं। एक उत्पादन कर और एक होता है उत्पाद कर। उत्पादन कर यानी प्रोडक्शन टैक्स और उत्पाद कर यानी प्रोडक्ट टैक्स। ये क्या है? एक दूसरे के उल्टे हैं। किस प्रकार से उल्टे हैं? उत्पादन कर
वह होता है जिसका प्रत्यक्ष संबंध उत्पादन से नहीं होता है। नाम उत्पादन कर है लेकिन प्रत्यक्ष संबंध इसका उत्पादन से नहीं होगा। इसका क्या होगा? प्रत्यक्ष संबंध उत्पादन से नहीं। जैसे हो गया भूमि पर स्टाम्प शुल्क हो गया, ठीक है। अब उत्पादन से इसका कोई लेना देना नहीं है, उत्पादन कम हो ज़्यादा हो ना हो, लेकिन भूमि का स्टाम्प शुल्क उसको देना पड़ेगा जब कोई भूमि ली जा रही है कोई काम करने के लिए। उत्पादन से संबंध नहीं है, लेकिन नाम क्या है इसका? उत्पादन कर है। उत्पाद कर, इसका प्रत्यक्ष संबंध उत्पादन से होता है। प्रत्यक्ष संबंध उत्पादन से होता है। जैसे हो गया जीएसटी, ठीक है। ज़्यादा उत्पाद ज़्यादा जीएसटी, कम उत्पाद कम जीएसटी। प्रत्यक्ष संबंध उत्पादन से, उत्पाद कर। उत्पादन से संबंध नहीं, उत्पादन कर, ठीक है, याद रहेगा। इसी प्रकार सब्सिडी भी होती है। कौन सी? एक होती है उत्पादन सब्सिडी और दूसरी होती है उत्पाद सब्सिडी। प्रोडक्शन सब्सिडी और प्रोडक्ट सब्सिडी, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें वही है, प्रत्यक्ष संबंध उत्पादन से नहीं होता है। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उत्पादन हो ना हो कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा हो गया तो भी मिलेगी, नहीं होगा तो भी मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसका प्रत्यक्ष संबंध उत्पादन से होता है। जैसे उर्वरक के रूप में सब्सिडी दी जाती है। उर्वरक के रूप में, तो वो जो उर्वरक है वो किस एवज में दी जाती है? फिर किसान के पास कितनी भूमि है, ठीक है। जिसके पास जितनी भूमि होगी उसी के हिसाब से उसको डीएपी दी जाती है। उसके लिए हम जमाबंदी की कॉपी है उसको जमा कराते हैं। उचित मूल्य की जो दुकान होती है जिसको टेंडर दिया जाता है उसको, उस जमाबंदी के आधार पर हमें कितने डीएपी के कट्टे मिलेंगे ये निर्धारित होता है। तो वो उत्पाद सब्सिडी कहलाती है, जिसका प्रत्यक्ष संबंध किससे होता है? उत्पादन से होता है। ये हो गया उत्पाद कर, उत्पादन कर, उत्पाद सब्सिडी, उत्पादन सब्सिडी। अब देखते हैं कारक लागत। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें इनका उपयोग करते हुए लास्ट में राष्ट्रीय आय तक जाना है। जो एनएनपी कारक लागत है, नेशनल नेट प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जो कारक लागत में होगा उसी को राष्ट्रीय आय बोलते हैं। उस फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो कारक लागत, कारक लागत मैं आपको बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। कारक लागत जो अर्थव्यवस्था में 4 चीज़ें चाहिए उनकी जो लागत है वही कारक लागत है। क्या हो गया? कुल किराया, किसका? भूमि का। कुल वेतन, किसका? श्रमिक का। कुल ब्याज, किसका? पूंजी का। कुल लाभ, किसका? उद्यमी का। ये सारा जुड़ के क्या कहलाता है? कारक लागत कहलाता है। मतलब कि जिस लागत पर किसी वस्तु या सेवा का निर्माण होता है वह उसकी कारक लागत कहलाती है। इसके बाद आता है एक आधार मूल्य। ध्यान रखना ये बाजार मूल्य नहीं है, आधार मूल्य है। ये क्या होता है? ये होता है कारक लागत प्लस उत्पादन कर माइनस उत्पादन सब्सिडी। प्रत्यक्ष संबंध किससे नहीं है इसका? उत्पादन से नहीं है, इसीलिए उत्पादन कर और उत्पादन सब्सिडी कारक लागत में जोड़ेंगे घटाएंगे तो उससे क्या निकल के आएगा? आधार मूल्य। आधार मूल्य वो मूल्य है जिस पर जो बनाने वाला है, उद्यम है, वो
उतने पर तो चीज़ को बेचना ही बेचना चाहिएगा, ठीक है। उससे कम पर बेचेगा तो उसको नुकसान हो जाएगा, तो ये वो कम से कम मूल्य है। फिर आता है बाजार मूल्य। बाजार मूल्य आधार मूल्य प्लस उत्पाद कर माइनस उत्पाद सब्सिडी, ये क्या कहलाता है? बाजार मूल्य कहलाता है। अब जीवीए की गणना हमेशा किस में की जाती है? कारक लागत में की जाती है। और जीडीपी की गणना किस में की जाती है? बाजार मूल्य में की जाती है। जीवीए की गणना किस में करते हैं? कारक लागत में। और जीडीपी की गणना किस में करते हैं? बाजार मूल्य में। तो क्या सूत्र बनेगा? जीवीए कारक लागत बराबर क्या आ जाएगा? जीवीए की गणना आधार मूल्य में की जाती है, कारक लागत में की जाती है, तो जीवीए आधार मूल्य निकालना है हमें, सॉरी जीवीए आधार मूल्य। लेकिन जीवीए की गणना हमेशा कारक लागत में ही होती है, तो जीवीए का आधार मूल्य निकालेंगे तो जीवीए कारक लागत प्लस उत्पादन कर माइनस उत्पादन सब्सिडी हो गई। ये क्या आ गया? जीवीए आधार मूल्य। हमें क्या निकालना है? जीडीपी। बाजार मूल्य में निकालनी है जीडीपी हमें। बाजार मूल्य का क्या फॉर्मूला है? आधार मूल्य प्लस उत्पाद कर माइनस उत्पाद सब्सिडी। आधार मूल्य क्या लेंगे? ये लेंगे हम, तो जीवीए आधार मूल्य प्लस उत्पाद कर माइनस उत्पाद सब्सिडी, ये जीवीए से जीडीपी निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है, जो हम आगे गणना विधि में इसको डिटेल में देख लेंगे। तो ये हो गया अपना जीवीए और जीडीपी। अब हम अपना इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक करते हैं, जीवीए और जीडीपी में क्या अंतर है। जीडीपी और जीवीए में अंतर देख लेते हैं। पहला अंतर बता चुके हैं, जीवीए हमेशा किस में निकाला जाएगा? कारक लागत में, और जीडीपी बाजार मूल्य में। एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर है, जीडीपी है वो जीवीए की तुलना में व्यापक होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि जीडीपी में जीएसटी शामिल होता है, उत्पाद कर शामिल होता है। जीडीपी जीवीए की तुलना में व्यापक होती है, क्योंकि उत्पाद कर यानी जीएसटी जुड़ा होता है। तीसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हमें तुलनात्मक अध्ययन करना है अर्थव्यवस्थाओं का, तो जीवीए से ज़्यादा जीडीपी उपयोगी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन के लिए जीडीपी जीवीए से ज़्यादा उपयोगी है। चौथा, जीवीए क्या होता है? शुद्ध होता है, जबकि जीडीपी में दोहरी गणना की संभावना होती है। जीवीए क्या होता है? एकदम शुद्ध होता है, जबकि जीडीपी में दोहरी गणना की संभावना होती है। पांचवा, जीवीए क्या होता है? जीवीए आपूर्ति आधारित होता है, ठीक है। आपूर्ति कितनी है, क्योंकि इसका संबंध किससे होता है? उत्पादन से होता है, कारक लागत में निकाला जाता है। जबकि जीडीपी क्या है? मांग आधारित होती है, क्योंकि इसका संबंध किससे होता है? उपभोक्ता वर्ग से होता है, ठीक है। उपभोग कितना किया गया है। जीडीपी जितना उपभोग कर लिया लोगों ने,
उसका टोटल मूल्य निकाला जाता है। जीवीए कितना उत्पादन हो गया, कारक लागत सिर्फ उत्पादन तक ही है, जो उत्पादन होगा वो किस में होगा, कारक लागत में होगा, वहां तक जीवीए गणना करता है, मतलब इसका संबंध किससे हो गया, उत्पादन से हो गया। तो ये जीडीपी और जीवीए में अंतर हो गया। तो ये अपना आज का लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम कल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने अमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, अपने को दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल के लेक्चर।